गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर में खजुराहो स्कूल आर्किटेक्चर और उड़ीसा स्कूल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाए थे। अब हम उससे आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। क्या कहता है कि दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर कला की शुरुआत हुई थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं क्या कहता है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। Just as the Nagara School of Architecture with different sub-schools emerged in the northern part of India, a distinct style of temple architecture emerged in peninsular India as well. क्या कहता है? पेनिनसुलर इंडिया एज वेल। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए साउथ इंडिया में कौन कौन सी मंदिर का प्रचलन हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो कहता है कि साउथ इंडिया में सबसे पहले तो नगाड़ा स्कूल शैली और बहुत सारे उपशैलियों का विकास हुआ था, जो कि इसमें सब स्कूल यानी कि बहुत सारी सहायक स्कूल, उप सहायक स्कूलों का विकास हुआ था। किसके समय में? तो साउथ इंडिया के समय में। और उसमें भी किसका? तो नगाड़ा स्कूल का। नगाड़ा स्कूल के साथ साथ जो है बहुत सारे सब स्कूल का भी विकास हुआ था। तो आइए हम इसे हिंदी में समझते। क्या कहता है दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला। किसके बारे में बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के बारे में बातें की जा रही है। कह रहा है कि जिस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में नागर वास्तु शैली की विभिन्न उपशैलियां विकसित हुई, उसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में भी मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ था। किस शैली का विकास हुआ था? तो एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में जो था सो नागर शैली का तो विकास हुआ ही था। उसके बाद दक्षिण भारत में भी मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ था, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत को प्राय किस नाम से जानते हैं? तो उसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जो क्या कहता है कि ये जो साउथ इंडिया में जो मंदिर का डेवलप हुआ था वह किस से किस ईस्वी के बीच में हुई थी, इन सब के बारे में जानते हैं। कौन से राजा या कौन से शासक ने इसका निर्माण करवाया था? तो देखिए कहता है टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया began under the Pallav ruler Mahendravarman प्रथम 610 AD to 630 AD। अब कहता है यहाँ पे क्या कहता है कि साउथ इंडिया में जो मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस समय कौन शासक किए थे? तो उस समय पल्लव वंश के कौन से पल्लव वंश के राजा का नाम था महेंद्र वर्णम प्रथम। क्या नाम था? महेंद्र वर्णम प्रथम। यानी कि जो पल्लव वंश के जो शासक थे, वो पल्लव वंश के शासक वर्मन प्रथम ने इस शैली की शुरुआत की थी। कौन सी शैली की? तो साउथ इंडियन की। और उसमें भी किस ईस्वी में की थी?
तो 610 से लेकर के 630 एडी के बीच में, यानी कि 630 एडी सेंचुरी के बीच में की थी। द टेम्पल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द पल्लव डायनेस्टी reflected the stylistic taste of the individual rulers and can be classified into 4 stages। क्या कहता है कि जो ये मतलब 610 से लेके 630 ईस्वी तक जो इस मंदिर का निर्माण हुआ था, डेवलप हुआ था, विकास हुआ था, उसमें पल्लव डायनेस्टी ने जो किए थे उसको उसने 4 भाग में क्लासिफाइड किया। कितने भाग में? 4 भाग में क्लासिफाइड किया। 4 स्टेज क्रोनोलॉजिकली, यानी कि 4 स्टेज में उसको बांटा। देखिए, आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। क्या कहता है कि दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में 610 ईस्वी से लेके 630 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में हुई थी? 610 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी में हुई थी। पल्लव वंश के दौरान निर्मित मंदिर उस समय के शासकों की व्यक्तिगत कलात्मक रुचि को दर्शाते थे। किस रुचि को दर्शाते थे? तो व्यक्तिगत कलात्मक कला क्रिया, उस समय बनाने का जो काम था वो एकदम भव्य था, वो सबको दर्शाते थे। और इन्हें कालक्रम के आधार पर 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले भी बताएं कि इसको 4 स्टेज में वर्गीकृत किया गया था, तो यहाँ भी बताया गया है कि इन्हें 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया था, 4 भाग में बांटा गया था। वो क्या सब है अब हम आगे जानेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, देखिए चरण क्या सब आ रहा है, उस सब चरण के बारे में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो कहता है महेंद्रा ग्रुप। क्या कह रहा है? महेंद्रा ग्रुप। महेंद्र वर्मन ने जितनी भी मंदिर का निर्माण किए थे वो सब के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। तो क्या कह रहा है कि महेंद्रा ग्रुप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर। यह क्या था? महेंद्र वर्मन ग्रुप का जो था वो पहला स्टेज था मंदिर बनाने का। वो सबसे पहला स्टेज किसका था? पल्लव शासक के महेंद्र वर्मन का था। द टेम्पल्स बिल्ट अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट वेयर बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स। उनका जो जितना भी मंदिर होता था, किनका? महेंद्र वर्मन का। महेंद्र वर्मन प्रथम का भी जितना भी मंदिर होता था वो क्या था? वो रॉक कट था, यानी कि चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था। अंडर हिम द टेम्पल्स वेयर known as mandapas, unlike the Nagara style in which the mandapas meant only the assembly hall। क्या कह रहा है कि उसमें जो था, जो महेंद्र वर्मन जो बनाते थे मंदिर, उसमें था क्या कि चट्टानों को काट काट कर बनाए जाते थे। और उसके समय में मंदिरों को जो बनाते थे उसको क्या कहा जाता था कि बेसिकली उसको वो जो उनके समय में बनाया जाता था तो मंडपा होता था। क्या होता था? मंडपा कहा जाता था। जबकि पल्लव वंश जो है उसे अलग उत्तरी भारतीय स्टाइल के परंपरा में, यानी कि क्या कह रहा है, नगाड़ा स्टाइल के परंपरा में मंडप का अर्थ बताते थे। केवल मंडप का जो अर्थ होता था केवल असेंबली हॉल होता था, यानी कि सभा हॉल होता था। उनके समय में जितने भी होते थे
मंडपा के साथ साथ और असेंबली हॉल होते थे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। किस में समझेंगे? तो हिंदी में समझेंगे। क्या कह रहा है? यह पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण था। किसका पहला चरण था मंदिर बनाने का? तो पल्लव वंश का। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साउथ का जितना भी मंदिर बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो वो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और उसमें भी कौन बनाए थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन बनाए थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। पहला चरण था महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में बनाए गए मंदिर मुख्य रूप से शैल कट यानी कि चट्टानों को काट कर बनाए गए थे। क्या कह रहा है कि उनके समय में जो मंदिर बनाए गए थे तो सबसे उसका जनरली क्या था कि उनका जो मुख्य रूप से मैनली रूप से वो चट्टानों को काट काट कर मंदिर को बनाए थे, मंदिर का निर्माण करवाए थे। कौन? तो पल्लव वंश। और पल्लव वंश में कौन थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि बनाए थे, चट्टानों को काट काट कर मंदिर बनाए थे। उसके समय में मंदिरों को मंडप कहा जाता था। उनके समय में मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। किनके समय में? तो महेंद्र वर्मन के समय में। किनके समय में? महेंद्र वर्मन के समय में। क्या मंडप को, मंदिरों को क्या कहा जाता था? मंदिरों को मंडप कहा जाता था। मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। जबकि पल्लव वंश से अलग उत्तर भारतीय परंपरा में, किसमें? तो उत्तर भारतीय परंपरा में मंडप का अर्थ केवल सभा भवन होता था। केवल क्या होता था? तो सभा भवन होता था, यानी कि असेंबली हॉल होता था। किसके समय की बातें हो रही है? सब पल्लव वंश के समय में की बातें हो रही। तो पल्लव वंश का जो था उनके समय में उत्तरी भारत परंपरा में क्या होता था? तो असेंबली हॉल होते थे। केवल उनका मंदिर का अर्थ केवल क्या होता था? तो सभा भवन होता था। क्या होता था? सभा भवन, यानी कि असेंबली हॉल होता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे हम जानेंगे नरसिम्हा ग्रुप। किसके बारे में जानेंगे? नरसिम्हा ग्रुप के बारे में जानेंगे। This this represented the second stage of the development of temple architecture in South India। क्या कहता है कि अब जो ये नरसिम्हा, पहला तो था महेंद्र ग्रुप, अब दूसरा किसके बारे में बातें हो रही? तो नरसिम्हा ग्रुप के बारे में बातें हो रही है। और ये सभी बातें किसके अंदर हो रही है? तो साउथ इंडियन मंदिर के अंदर हो रही है। तो ये दूसरी सेकेंड स्टेज की बातें हो रही है, जिसमें दूसरे स्टेज में कौन है? तो नरसिम्हा ग्रुप है। तो क्या कहता है, उसके समय में भी साउथ इंडिया, द रॉक कट टेम्पल्स वी आर डेकोरेटेड विथ इंट्रिकेट स्कल्पचर। कहता है कि उनके समय में भी, सेकेंड स्टेज में भी, नरसिम्हा ग्रुप के समय में भी मंदिर जो बनाए जाते थे तो चट्टान को काट कर ही बनाए जाते थे, लेकिन उसको क्या किया जाता था? सजावट किया जाता था इंट्रिकेट स्कल्पचर से, यानी कि भव्य मूर्तियों से सजाया जाता था, जटिल मूर्तियों से उसको अच्छी तरीका से डेकोरेट किया जाता था, यानी कि सजाया जाता था अंडर नरसिम्हा वर्मन प्रथम। किसके अंदर में ये सारे काम ही होती थी? तो नरसिम्हा प्रथम के अंदर, ये फर्स्ट के अंदर ये सब काम होती थी। और वो किस सेंचुरी में होती थी? तो 630 AD टू 668। ये कब से कब की बातें हो रही हैं?
तो 630 से लेकर के 668 तक की बातें हो रही है। और ये सब किनके बारे में बता रहे हैं? तो नरसिम्हा ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। द मंडपास वेयर नॉट डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास। अब क्या कहता है, देखिए उनके समय में जो था, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो महेंद्रा ग्रुप में क्या था कि उसमें जो था सो मंडपा को उसमें था कि मंडपा को मंदिर के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करा कि मंडप को ही सेपरेट पार्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो सेपरेट कर दिया है। तो मंडप को सेपरेट करने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया? तो रथ पड़ गया। रथास, यानी कि रथा सेपरेट, अलग अलग रथों में वो विभाजित हो गया, अलग अलग रथों में बट गए, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। नरसिंह क्या करा? नरसिंह समूह किसके बारे में बताई जा रही है? तो नरसिंह समूह के बारे में बताई जा रही है। क्या कह रहा है कि यह दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास का दूसरा चरण था। कौन सा चरण था? ये दूसरा चरण था। पहला चरण हमने पढ़ लिए महेंद्र वर्मन के बारे में, जो पल्लव वंश के थे। अब ये पढ़ रहे हैं हम लोग नरसिंह समूह के बारे में, जो दूसरा चरण है, ठीक है। इस चरण में शैलकट मंदिरों को अत्यंत जटिल और सुंदर मूर्तियों से सजाया गया था। पहले भी बोल दिए थे, डेकोरेट इंट्रिकेट स्कल्पचर, यानी कि सुंदर मूर्तियों से सजाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये सब कार्य कौन करवाए थे? नरसिंह प्रथम ने 630 ईस्वी से लेके 668 ईस्वी के शासन काल में मंडपों को अलग अलग रथों, यानी कि उनके समय में 630 से लेके 668 ईस्वी में उनका शासन था। उनके शासन काल में मंदिरों को अलग अलग मंडपों को अलग अलग रथों में, रथाकार भागों में विभाजित किया जाने लगा। पहले भी बताएं कि मंडप को वो लोग रथ में विभाजित कर दिए, जिससे मंदिरों की संरचना अधिक विकसित और कलात्मक बन गई। जिसे वो जो क्या किए, जो मंदिर जो बनाए थे, मंडप उसमें डाल दिए थे। फिर मंडप में भी मतलब रथ के डिजाइन का अलग अलग बनाए। तो उसमें क्या हुआ कि मंदिर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, संरचना हुई, अधिक मात्रा में मंदिर बनने लगी और उससे कला जो है निखरने लगी। यही सब बातें इनके अंदर बताया गया है, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आइए हम आगे जानते हैं। कहता है कि द बिगेस्ट वन वाज कॉल्ड द धर्मराज रथा, while the smallest one was called the Draupadi Ratha. The design of a temple in the Dravidian style of architecture is a section of the धर्मराज रथा। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि इसी में, किस में? तो इसमें कह रहा है किस में? तो नरसिंह ग्रुप में, नरसिंहा का जो ग्रुप था उसमें रथ को दो पार्टों में बांट दिया था। एक बड़ा था और एक छोटा रथ था, जो कि बिगेस्ट था, बड़ा था। जो बड़ा रथ था उसका क्या नाम था? तो धर्मराज रथ था। और जो छोटा रथ था उसका नाम क्या था? तो द्रौपदी रथा था। तो उनके समय में, नरसिंह ग्रुप के समय में रथ को दो पार्ट में बांट दिए गए थे, जो कि एक बड़ा रथ था और एक छोटा रथ था। बड़ा रथ को धर्मराज कहा जाता था, जबकि छोटा रथ को क्या कहा जाता था? तो द्रौपदी रथा कहा जाता था। और ये सब किस स्टाइल में थे? तो द्रविडियन स्टाइल में थे। किस स्टाइल में थे?
तो द्रविड़ स्टाइल में थे। ये सारे मंदिर द्रविड़ स्टाइल के बने हुए थे। तो आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है कि सबसे बड़ा रथ को धर्मराज रथ कहा जाता था। पहले भी बताए कि जो उनके समय में रथ को, सबसे बड़ा रथ जो था उनको क्या कहा जाता था, तो धर्मराज रथ कहा जाता था। जबकि सबसे छोटे रथ को द्रौपदी रथ कहा जाता था। कौन सा रथ कहा जाता था, तो द्रौपदी रथ कहा जाता था। कौन रथ को, जो छोटा होता था उसको, और जो बड़ा होता था उनको क्या कहा जाता था, तो धर्मराज रथ कहा जाता था। जो कि द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला में मंदिर की संरचना को धर्मराज रथ के डिजाइन का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है, तो उत्तराधिकारी माना जाता है किसको, तो धर्मराज रथ के डिजाइन को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। ये सब किस स्टाइल में है, तो ये सब द्रविड़ स्टाइल में है। जो सबसे बड़ा रथ है वो क्या है, याद कर लीजिए, धर्मराज रथ। और जो सबसे छोटा रथ है वो क्या है, द्रौपदी रथ। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है रथा पंचरथा। देखिए पहले भी बताए थे कि हाथी में बांट दिए थे रथ सबको। तो देखिए ये है पंचरथा रथ। 5 टेम्पल्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। ये सब जो है रथ वाला मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। वो तमिलनाडु की कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम में है। ठीक है, देख लीजिए ये सब मंदिर उनके समय का है। तो हम यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।